फिल्मों में अक्सर पुलिस का जिक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं? आइए न्याय की प्रक्रिया, उसमें पुलिस, वकील व न्यायाधीश की भूमिकाओं को समझने का प्रयास आगे दी गई घटना के माध्यम से समझते हैं। विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपने ज़मीन पर आया। विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मजदूरों से अपने नए घर की नींव खोदने की बात कही, अवधेश यहाँ आ पहुँचा। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही, पर विनोद नहीं माना। उसने कहा, मेरी ज़मीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी। और उसने काम शुरू करवा दिया। इस पर अवधेश भड़क गया। दोनों तरफ से लोग झगड़ने लगे। तब किसी ने कहा, भाई क्यों झगड़ते हो? क्यों नहीं अपनी बात ग्राम कचहरी में ले जाते हो? ग्राम कचहरी ने ज़मीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया। मेरी दीवार तो आपके घर से सटी ही रहेगी। पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना और अगले दिन जब अवधेश अपने घर नहीं था तो विनोद ने उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर वापस लौटा तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार को तुड़वा दिया। सुबह जब विनोद को पता चली तो लाठी डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई में अवधेश का एक हाथ भी टूट गया। इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और बीच बचाव करके बात को आगे बढ़ाने से रोका। इसी बीच उस गांव का चौकीदार भी वहां आ पहुंचा। सत्येंद्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, से नज़दीक के अस्पताल ले गए। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जांच करवाई, उसके हाथ पर प्लास्टर लगवाया और फिर सब इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने थाने चले गए। थाने में अरुण ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दरोगा ने सादे कागज़ पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। अरुण ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर्ड में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थाना प्रभारी आएंगे तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर्ड में लिखी जाएगी। थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येंद्र, अवधेश एवं चौकीदार थाने पर रुके रहे। कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी भी आ गए। अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण ने उसे रोककर थाना प्रभारी से FIR की एक प्रति मांगी। अरुण को पता था कि FIR करवाने वाले को FIR की एक प्रति मिलती है। उसने FIR की एक प्रति ली और फिर सब अपने घर के लिए निकल गए। FIR के आधार पर थाना प्रभारी ने दरोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दरोगा उसी दिन अवधेश के घर पहुंचा। पहले तो उसने अवधेश की चोटें देखी। डॉक्टर की पर्ची से पता चला चोटें काफ़ी गंभीर है। उसने अवधेश के पड़ोसी से पूछताछ की। पड़ोसियों ने मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से ही इतनी चोटें लगी थी। वह विनोद के पास गया और उसे बताया कि उसे अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दरोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहाँ उससे पूछताछ की। विनोद इस बात से इनकार कर गया कि उसने अवधेश की पिटाई की है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उससे यह नहीं बताया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे बिना अपराध बताए। किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। कानून के अनुसार पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। सज़ा तब होगी जब वह मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल करेगा। पुलिस का काम सिर्फ मामले की छानबीन कर न्यायालय में सबूत पेश करना है। थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया।
उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। तब थानेदार ने विनोद को बताया, तुम्हारा जुर्म जमानतीय है, इसलिए तुम्हें किसी की जमानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद हो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। उसने आगे समझाया, यदि वह तुम्हारी जमानत दे तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ जमीन जायदाद है तो तुम भी बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। विनोद ने बताया कि उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है। फिर उसने अपने लिए बॉन्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया, कल तुम्हारी पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। विनोद तो जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्म जमानती नहीं होते। रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर जमानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट को जमानत की अर्जी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि जमानत मंजूर करे या इनकार कर दे। अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह जिला मुख्यालय पास कचहरी के आसपास काफ़ी लोग थे। काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त अर्थात ये लोग जिनके खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज थी और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आए। कई लोग विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दरोगा भी यहाँ थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने यह मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने वकील को एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी ली गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। विनोद इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी। गवाह और पेशी। विनोद ने अपने पत्र में कुछ दोस्तों के नाम दिए थे। अवधेश ने जो दर्ज करवाया था उसमें भी कुछ लोगों के नाम गवाह के रूप में लिखवाए थे। दरोगा छानबीन के समय अवधेश के 2 पड़ोसियों के नाम लिख लिए थे। इन सबको मजिस्ट्रेट आदेश मिला था कि उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है। 25 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब आड़ा की कचहरी पहुँचे। सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बात बताई। दोनों तरफ की वकीलों ने उससे पूछताछ की। ऐसे में 2 गवाहों की गवाही के बाद अगली पेशी की तारीख दे दी गई। इस तरह हर पेशी में 1 या 2 गवाहों के बयान लिए जाते और फिर अगली तारीख मिल जाती। इस तरह पेशियाँ चलती रही। विनोद को हर पेशी पर अपने फीस देनी पड़ती थी। करीब 1 साल तक पेशियाँ चलती रही। फिर मजिस्ट्रेट ने माना कि विनोद की गंभीर पिटाई करने का दोषी है, इसलिए उसे 4 साल की सज़ा सुनाई। विनोद फैसले से असंतुष्ट था। विनोद के वकील ने बताया, सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सत्र न्यायाधीश तुम्हें दोषी न ठहराए या सज़ा कम कर दे। विनोद के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायाधीश ने विनोद की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। 2 साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। उसने विनोद की सज़ा 4 साल से 3 साल कर दी। सत्र न्यायाधीश का फैसला सुनकर विनोद हताश हो गया। उसने कहा, क्या ये फैसला बदला जा सकता है? वकील ने बताया, सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उच्च न्यायालय में बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाए जाते। यहाँ पर तो केवल जानकारी की फाइल के आधार पर
ही फैसला होता है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है। तुम चाहो तो अपील कर सकते हो सकता है सज़ा कम हो जाए। विनोद ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन विनोद न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। विनोद बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल में जेल में रहूँगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अवधेश को कुछ रुपए दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अवधेश के साथ मारपीट की थी, इसलिए यह एक फौजदारी का मामला है, यानी ऐसा अपराध जिसमें दंड दिया जा सकता है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, दहेज लेना, ये फौजदारी मामले हैं। इनमें अपराध साबित होने पर सज़ा अवश्य मिलती है। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामले में सज़ा नहीं होती। ये दीवानी मामले कहलाते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? विनोद ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी को लेकर या किसी के बीच पैसे की लेन देन का व्यापार के किराया, तलाक संबंधित झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसा तुम्हारी ज़मीन का झगड़ा अवधेश के साथ था, तो तुम मारपीट न करके कोर्ट में दीवानी मुकदमा कर सकते थे। कोर्ट के फैसले के अनुसार जिस भी पक्ष का नुकसान होता, नुकसान या मुआवजा दिया जा सकता था। दीवानी मामले में आमतौर पर किसी को गिरफ्तारी नहीं किया जाता, बल्कि गवाह और कागजों को देखकर फैसले किए जाते हैं। दीवानी मामले को निपटाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वे नियम फौजदारी मामले से अलग होते हैं, क्योंकि वे ऐसे अपराध नहीं होते जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करते हैं, जैसे चोरी, डकैती आदि। न्याय प्रणाली की वजह से ही संभव हो पाया। इस प्रकार में पुलिस, वकील और न्यायाधीश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहां न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पुलिस पहली कड़ी थी, वहीं न्यायाधीश का निर्णय एक अंतिम कड़ी है। इस अध्याय में हमने विनोद और उनके बीच होने वाली फौजदारी मुकदमे की चर्चा की है। ऐसे मामले का स्वरूप तथा इनके लिए भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। विनोद और अवधेश का यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला जिसमें समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, फौजदारी मामला माना जाता है। फौजदारी मामले में पुलिस में रिपोर्ट कैसे की जाए या अधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर करने से सारे बिन आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिए गए प्रावधानों के सहारे तय किया जाता है।